नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विद अमित में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में अंग्रेज़ों के अधीन जो भारत में हुआ संवैधानिक विकास चैप्टर था उसको हम लोगों ने कवर किया, जिसको हमने दो भागों में बांटा था। और पहला भाग था कि जो कंपनियां थीं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ था, जिसमें हमने 1773 से लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक इसमें हमने कवर किया था। कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ था। और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ था, उसमें हमने 1858 के भारत शासन अधिनियम से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक कवर किया। तो ये चैप्टर जो हमारा था वो वहीं पर समाप्त हो गया। आप लोग उसे ज़रूर देखिए, एक बार ही देखेंगे तो आपके दिमाग में पूरा वो बैठ जाएगा। तो इसके बाद आज हम लोग एक नया चैप्टर अपना शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बंगाल में, जिसका क्या नाम है, बंगाल के नवाबों का इतिहास। यानी बंगाल के नवाब जो थे उनका इतिहास, या इसे ही कहा जाता है अंग्रेज़ों का बंगाल विजय। अंग्रेज़ों का बंगाल विजय। तो बंगाल जो है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि बंगाल की स्थिति क्या है। तो जैसे हमारा देखिए, ये हमारा मानचित्र है, दक्षिणी मानचित्र है, दक्षिण की तरफ जो बनती है। तो यहाँ पर स्थित है बंगाल। यहाँ पर क्या स्थित है? पश्चिम बंगाल। तो हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि यहाँ पे नवाबों की क्या स्थिति थी, कौन नवाब बना, कौन पहला नवाब था और क्या क्या उसने कार्य किया। तो बंगाल का जो पहला नवाब बना, इसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। तो यहाँ पर है पहला मुर्शिद कुली खां। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। तो मुर्शिद कुली खां जो था यह बंगाल का पहला नवाब है। इसे मुग़ल बादशाह फारुखसियर ने वर्ष 1717 ईस्वी में बंगाल का उप सूबेदार बनाया था। यानी मुर्शिद कुली खां जो है, इसे को फारुखसियर जो कि मुग़ल बादशाह था, इसने 1717 ईस्वी में बंगाल का उप सूबेदार जो एक पद होता था वो बनाया था। किसने बनाया था? फारुखसियर ने। और यह मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त पहला और अंतिम बंगाल का नवाब था। यानी मुग़ल बादशाह जो था, कोई भी मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त पहला और अंतिम बादशाह अगर पूछे, पहला और अंतिम नवाब अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो वो कौन था? मुर्शिद कुली खां। इसने बंगाल के राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद कर दिया। ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद कर दिया गया। जो ये बंगाल था, इसकी राजधानी पहले क्या थी? ढाका, जो कि वर्तमान में जो एक अलग देश बना दिया गया है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी राजधानी है ढाका। तो वह पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका। उसको इसने कौन? मुर्शिद कुली खां, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, वह अपने नाम से कर दिया। क्या नाम था? मुर्शिदाबाद कर दिया। ढाका राजधानी को हटाकर मुर्शिदाबाद कर दिया। बंगाल की राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद को बनाया। यानी ढाका से स्थानांतरित करके कहाँ, किसको बना दिया? मुर्शिदाबाद को बनाया था। इसके बाद मुर्शिद कुली खां ने अपने राज्य में इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया था। इससे कृषकों पर उत्पीड़न बढ़ा।
कृषकों पर उत्पीड़न बढ़ा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था किसने लागू किया, तो वह था मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। इसके समय में सीताराम राय और सुजात खां नामक जमींदारों ने विद्रोह किया था। इसके समय में मुर्शिद कुली खान के समय में सीताराम राय और सुजात खां नाम के जमींदारों ने विद्रोह किया था। तो अब इसके बाद का इतिहास हम लोग देखेंगे, जो कि है सुजाउद्दीन। इसे मुर्शिद कुली खां ने ही अपने समय काल में बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। मुर्शिद कुली खान के द्वारा ही बंगाल का नवाब किसे घोषित किया गया था, अपने ही समय काल में सुजाउद्दीन को। इसके समय में बिहार, किसके समय में, सुजाउद्दीन के समय में बिहार भी बंगाल का अंग बन गया था। जो बिहार था वह भी बंगाल का अंग बन गया था। इसने यहाँ पर उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया था। तो सुजाउद्दीन द्वारा उप सूबेदार किसे बनाया गया, तो सुजाउद्दीन द्वारा उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया गया। इसके बाद अगला नवाब आता है सरफराज खान। इसके समय में 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खां से पराजित हो गया। कौन, सरफराज खान जो था, इसके बीच और अलीवर्दी खान के बीच एक युद्ध हुआ 1740 में, जिसका नाम था गिरिया का युद्ध। इसमें विजय किसकी हुई, तो अलीवर्दी खान की विजय हुई और पराजित कौन हुआ, सरफराज खान। और अलीवर्दी खान ने इसका वध कर दिया, हत्या कर दिया। इसके बाद तब बनता है अलीवर्दी खां। कौन नवाब बना इसके बाद, अलीवर्दी खान नवाब बनता है। यह बंगाल का एक योग्य नवाब था। अलीवर्दी खां जो था यह बंगाल का एक योग्य नवाब था। इसने नवाब बनने के बाद ही तत्कालीन यानी तुरंत मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए उपहार या राजस्व के रूप में भेजा, और इसके बाद इसने मुगल बादशाह को कभी भी कोई राजस्व नहीं भेजा। एग्जाम में पूछता है कि बंगाल का नवाब बनने के तुरंत बाद ही कौन था जो मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए उपहार या राजस्व देता था, तो वो था अलीवर्दी खां। दिया था कौन था, अलीवर्दी खां। ये आपको याद रखना है, कितना दिया था, 2 करोड़ रुपए उपहार या राजस्व भेंट किया था। इसने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से कौन किया, मधुमक्खियों से कौन किया था, तो वो था अलीवर्दी खान। पूछता है दोस्तों, ये लोग आप लोग इसको शॉर्ट नोट ऐसे बना सकते हैं कि मधुमक्खियों की तुलना यूरोपीय कंपनियों से कौन कहा, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कौन, अलीवर्दी खां। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। अब देखते हैं कि क्यों कहा, मधुमक्खियों से क्यों इसकी तुलना की। तो इसका कहना था कि इनको ना छेड़ा जाए तो ये हमें शहद देंगी। देखिए दोस्तों कि यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से इसलिए कहा क्योंकि वह कहता है कि इनको अगर छेड़ा ना जाए तो वे हमें शहद देंगी, लेकिन इनको छेड़ने पर ये काट काट कर खा जाएंगी। इसके ऊपर मराठा के सरदार रघुराज ने कई बार आक्रमण किया। वस्तुतः मराठों को इसने उड़ीसा नामक प्रांत और 12 लाख रुपए चौथ देकर दूरी बनाई थी। मराठा के सरदार रघुराज थे, इन्होंने अलीवर्दी को कई बार आक्रमण किया, अलीवर्दी पर कई बार आक्रमण किया, जिससे परेशान होकर
अलीवर्दी ने मराठों को ओडिशा नामक प्रांत और 12 लाख रुपए का चौथ देकर दूरी बनाई थी। इसकी 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। इसमें से सबसे बड़ी पुत्री जो थी उसका नाम था घसीटी बेगम, और इसका विवाह इसने ढाका के नवाब और उसके बाद क्रमशः अन्य दोनों पुत्रियों का विवाह पूर्णिया के नवाब और पटना के नवाब के साथ किया गया। पटना के नवाब के साथ किया था, लेकिन इसके जीवन में ही इसके तीनों दामाद की मृत्यु हो गई थी। यानी जब अलीवर्दी खां जीवित था उसी समय इस तीनों दामाद यानी इसकी पुत्रियों के पति जो होते थे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके इतिहास के बाद अब हमारा अगला आता है सिराजुद्दौला। यह अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। इसी के समय में बंगाल में मणिहारी का युद्ध 1756 में कौन सा युद्ध होता है? मणिहारी का युद्ध। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुआ था। इसमें इसने अपनी मौसी के पुत्र शौकत जंग का हत्या कर दिया था, जो अंग्रेजों का पिछलग्गू बना हुआ था। यानी अंग्रेजों के कहने पर कार्य करता था। कौन? शौकत जंग। इसने सिराजुद्दौला और इसके बीच मणिहारी का युद्ध हुआ 1756 में, और इसमें शौकत जंग को सिराज ने हत्या कर दी उसकी। लेकिन अभी भी इसके 2 दुश्मन बरकरार थे। 2 दुश्मन कौन कौन से थे? पहला तो इनकी मौसी घसीटी बेगम ही इनकी दुश्मन बन गई, क्योंकि उन्हीं का पुत्र कौन था? शौकत जंग। अगर उसके बेटे को मारेगा कोई तो वो माँ जो है वो तो दुश्मन बनेगी ही। तो दूसरे जो थे अंग्रेज भी सिराजुद्दौला के दुश्मन के रूप में स्थापित थे। चलिए अब देखते हैं इसके बाद का इतिहास। इसी के समय में यानी सिराजुद्दौला के समय में वर्ष 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, और इस युद्ध में यूरोप में फ्रांसीस और अंग्रेज आमने सामने आ गए। कहाँ पर? यूरोप में। तो फलतः भारत में भी ये दोनों शक्तियाँ थी, तो ये दोनों शक्तियाँ भारत में भी आमने सामने आ गई। जब ये दोनों शक्तियाँ भारत में भी आई तो यही कारण बना, एक युद्ध हुआ इसी के कारण। उसका नाम है प्लासी का युद्ध। प्लासी नाम जो है ये पहले इसका नाम क्या था? प्लासी नाम जो रखा गया है इसका पहला नाम पलासी था, और इससे पूर्व में इसका नाम क्या था? तो पलास। जो हम लोग देखते हैं पलास क्या होता है? पलास एक पुष्प होता है, एक फूल होता है जिससे गुलाल और अबीर बनाया जाता था, और आज भी बनाया जाता है। तो उसी पलाश नाम को इन्होंने यानी अंग्रेज़ों ने थोड़ा बढ़िया दिखने के लिए कर दिया था प्लासी का युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? अब हम लोग ये पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। चलिए देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के शुरू हो जाने के बाद भारत के बंगाल में फ्रांसीसियों ने कारखाने कासिमपुर के किले बंद करना शुरू कर दिया। यानी जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया तो इसके बाद भारत के बंगाल में, कहाँ पर? बंगाल में फ्रांसीसियों ने अपने कारखाने कासिम बाजार में किले बंदी करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने कहाँ किया? अंग्रेज़ों ने कलकत्ता को किलेबंद करना शुरू कर दिया। इसी समय फ्रांसीसी तो सिराजुद्दौला के कहने से मान गए, लेकिन अंग्रेज कलकत्ता की कोठी की किलेबंदी करते रहे। अंग्रेज जो थे वो किलेबंदी नहीं रोके, कलकत्ता की किलेबंदी करते रहे। तो इसके बाद सिराजुद्दौला गुस्से में आ गया, आक्रोश हो गया। तो इसने
एक आता है, इसके बाद एक घटना होती है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। काल कोठरी की घटना कब हुई? 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना होती है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लैक होल ट्रस्टी। इसको इंग्लिश में भी पूछता है तो ऐसे हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन लिखेगा ब्लैक होल ट्रस्टी। किससे संबंधित है? तो काल कोठरी की घटना जो है, इसी को कहते हैं ब्लैक होल की ट्रस्टी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। काल कोठरी की घटना में सिराजुद्दौला ने अपने समय काल में अंग्रेजों की कलकत्ता कोठी पर आक्रमण करके यहाँ से अंग्रेजों को भगाकर 146 अंग्रेजों को कैद भी कर लिया। इस कोठी का क्या था, जब कलकत्ता किलेबंदी को सिराजुद्दौला ने मना किया अंग्रेजों को कि मत करो, तो अंग्रेज जो है वो माने नहीं। इससे क्रोधित होकर सिराजुद्दौला ने अपने ही समय काल में अंग्रेजों की कलकत्ता की जो कोठी थी उस पर आक्रमण कर दिया और यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया और 146 जो अंग्रेज थे उन्हें कैद भी कर लिया। इन 146 जो अंग्रेज थे, इनको एक काल कोठरी यानी एक काल कोठरी थी जिसकी लंबाई 18 फीट तथा चौड़ाई 14 फीट थी, में बंद कर दिया। और अगले दिन सुबह जब कोठरी खोली गई तो इसमें मात्र 23 लोग बचे, 23 अंग्रेज बचे थे। तो इसी को कहते हैं काल कोठरी की घटना। देखिए, इसको डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं हम काल कोठरी की घटना को। ये काल कोठरी की घटना, शासक कौन था? सिराजुद्दौला। ये 18 फीट लंबाई और 14 फीट इसकी चौड़ाई थी। इसमें कुल अंग्रेजों की संख्या 146 थी। कितनी? 146 अंग्रेज इसमें कैद किए गए सिराजुद्दौला द्वारा। जब अगले दिन कोठरी को खोला गया तो बचे अंग्रेजों की संख्या कितनी थी? 43। तो इसी घटना को हम लोग काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रस्टी के नाम से जानते हैं। इस घटना का वर्णन बचे हुए अंग्रेज J.Z. हॉलवेल ने किया था। इसी में जो 23 में बचा था, एक इसी में था J.Z. हॉलवेल, इसी ने इस घटना का वर्णन किया था। इस घटना का वर्णन सिराज के तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपने पुस्तक सियारुल मुतखैरिन में किया हुआ है। इसके बाद आता है कलकत्ता का पतन और क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव की मद्रास से वापसी होती है। कहाँ पर? कलकत्ता पे जब पतन होना स्टार्ट हो गया अंग्रेज़ों का, तब जाकर रॉबर्ट क्लाइव जो है वह मद्रास से कलकत्ता की वापसी करता है। तो कलकत्ता के पतन की सूचना मद्रास में स्थित रॉबर्ट क्लाइव और उसके मित्र वाटसन को मिली। फलता इन दोनों ने मद्रास से कलकत्ता की तरफ प्रस्थान किए। कलकत्ता पहुंचकर रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता की कोठी की चाबी माणिक चंद्र को घूस देकर ले लिया। फलता अंग्रेजों का पुनः कलकत्ता पर नियंत्रण हो गया था। इसके बाद आता है रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र, यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो था यह षड्यंत्र के द्वारा जीता। ये इसमें कोई भी युद्ध नहीं हुआ, यह षड्यंत्र से इसने जीत लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था यह जानता था कि वह सिराजुद्दौला से आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं सकता, इसीलिए इसने सिराजुद्दौला के विरोधियों को अपने पक्ष में मिलाकर एक षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इसमें इसने निम्न लोगों को अपने पक्ष में मिलाया। कौन कौन से थे? देखिए, पहला था तो मीर जाफ़र जो था यह सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति था, लेकिन इसको बंगाल का नवाब बनने का भूख चढ़ा था। इसीलिए लालच देकर रॉबर्ट क्लाइव ने इसे अपनी तरफ मिला लिया। और दूसरा जो था जगत सेठ, यह कलकत्ता का धनी व्यापारी था।
इसके पास व्यापार करने के लिए बड़ी बड़ी जहाज़ें थी। तीसरा है राय दुर्लभ, यह बंगाल का दीवान और महत्वाकांक्षी था। इसके बाद चौथे जो है अमीन चंद, इसी के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव ने तीनों लोगों से संपर्क किया। तो एग्जाम में पूछता है कि जो सिराजुद्दौला के विरोधियों में मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ थे, वो किसके माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के पास संपर्क में आए? तो वो थे अमीन चंद के माध्यम से। क्लाइव की इस कार्रवाई से बंगाल का नवाब जो है वो नाराज होने लगा। फलतः प्लासी की युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, इसीलिए प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। तो इसके बाद 9 फरवरी 1757 में एक संधि होती है जिसे कहा गया अलीनगर की संधि। यह संधि सिराज और क्लाइव के बीच में हुई थी। सिराज का तात्पर्य जहाँ पर हम लिखे हैं वो सिराजुद्दौला होगा। तो यह संधि सिराज और क्लाइव के बीच में हुई थी। अलीनगर नाम कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने ही दिया था। अलीनगर नाम कलकत्ता को कौन दिया? सिराजुद्दौला ने ही दिया था। अब इसी संधि के बाद होता है प्लासी का युद्ध, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो। तो प्लासी का युद्ध जो होता है वो 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी बंगाल में नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित था। प्लासी स्थान है एक जो कि बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पर स्थित था। प्लासी का पूर्व नाम प्लासी था, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, और इसके भी पूर्व में इसका नाम पलाश था। पलाश जो था वह एक पुष्प था, यानी एक फूल था, फूल होता है। इसी से अबीर और गुलाल बनाया जाता है। तो प्लासी का पूर्व नाम क्या था? पलासी, और इसके पूर्व में इसका नाम पलाश था। पलाश एक फूल होता है, इसी से अबीर और गुलाल बनाया जाता है और बनाया जाता था। प्लासी में अंग्रेजों का मुख्य सेनानायक जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का मुख्य सेनानायक जो था वो मीर जाफर था। जबकि अन्य सेना नायकों में मीर मदान और मोहन लाल थे। अंग्रेजों की लगभग 2200 सेना और बंगाल की लगभग 50,000 की सेना थी। जब अंग्रेजों की 2200 सेना, बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था उसका 50,000 की सेना थी, तो इससे अंदाज़ा रॉबर्ट क्लाइव ने लगा ही लिया था कि जीतेगा आमने सामने के युद्ध में यही। तो इसीलिए उसने एक षड्यंत्र रचा था जिसमें उसी के मुख्य सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर दिया। क्लाइव और मीर जाफर के मध्य हुए समझौते के अनुसार प्लासी के मैदान में मीर जाफर ने अपने नवाब और बंगाल के लोगों से गद्दारी करके अंग्रेजी सेना की तरफ चला गया। अर्थात यह युद्ध आमने सामने का युद्ध ना होकर, यह युद्ध तो क्लाइव ने षड्यंत्र करके पहले ही जीत लिया था। इस युद्ध में विजय के बाद मीर जाफर ने मीरेन बेग, जो कि उसी का पुत्र था, के माध्यम से सिराज का वध करा दिया और मीर मदान और मोहनलाल युद्ध के मैदान में मारे गए। इसके बाद आता है कि इसका परिणाम क्या निकला, प्लासी युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो इसमें सबसे पहले इस युद्ध से हमें राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व सैनिक परिणाम देखने को मिलते हैं। इस युद्ध से हमें राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक व सैनिक परिणाम देखने को मिलते हैं।
प्लासी के युद्ध के राजनैतिक परिणाम को हम मुख्य रूप से देखने को मिले। हमें मुख्य रूप से कौन राजनैतिक परिणाम देखने के मिले हैं प्लासी के युद्ध में। इस युद्ध के बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन की घटना घटी। अब अंग्रेज बंगाल में नवाब मेकर यानी नवाब बनाने की भूमिका में आ गए। अंग्रेज़ों ने अपने अधीन बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया था। इस युद्ध के हमें प्रशासनिक परिणाम भी दिखाई पड़ते हैं। इसी के द्वारा अंग्रेज़ों ने बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना करके बंगाल के शासन को चलाने के लिए गवर्नरी व्यवस्था को लागू किया। और इसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बना वो था रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध के हमें सैनिक परिणाम भी दिखाई पड़ते हैं। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेज़ों को जो धन मिला उससे अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक को मजबूत करने में लगाया। सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी दिखाई देते हैं इस युद्ध के, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बंगाल के समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्लासी की युद्ध जो हुआ उसके कारण बंगाल के समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि बंगाल का जो धन था वो बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों के पास आने लगा। ऐसा भी माना गया कि बंगाल के धन का निष्कासन अब गंगा नदी के किनारे से टेम्स नदी, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है, वहाँ होने लगा। प्रसिद्ध अंग्रेज जॉन सुलिवन ने कहा था कि हमारा व्यवस्था स्पंज की तरीके से काम करती है। वह गंगा नदी के किनारे के धन को स्पंज के तरीके से निचोड़कर टेम्स नदी के किनारे छोड़ देती है। इसके बाद अब मीर जाफर का इतिहास आता है। मीर जाफर जो कि नवाब पद पर आता है। प्लासी के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपने अधीन इसी को नवाब बनाया। इसने रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी को नगदी उपहार भी प्रदान किए मीर जाफर ने। मीर जाफर के समय बिहार के उप सूबेदार सीताराम राय, ओडिशा के उप सूबेदार राजा राम, जबकि पूर्णिया के उप सूबेदार युगल सिंह थे। ये तीनों उप सूबेदार हिंदू थे। वस्तुतः मीर जाफर ने इनके पद से हटाने का निर्णय लिया, लेकिन यह बात जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तब क्लाइव ने इसमें हस्तक्षेप करके तीनों को उनके पद पर बने रहने के लिए कहा। लेकिन यहीं से इंग्लैंड ने बांटो या राज करो, फूट डाल और राज करो की नीति को अपनाया। कालांतर में इसका उपयोग 1905, 1909, 1919 और वर्ष 1947 में अंततः हिंदुस्तान के विभाजन के साथ हमारे सामने प्रकट हुआ था। वर्ष 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसके स्थान पर हॉलवेल बंगाल का अस्थायी गवर्नर बनकर आया। इसने बंगाल के नवाब को बदलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन जब इसी के स्थान पर, किसके स्थान पर, हॉलवेल के स्थान पर वेंसीस्टार्ट बंगाल का स्थायी गवर्नर बनकर आया, तब इसने बंगाल के नवाब को बदलने का निर्णय लिया और इसी ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम को किसने बंगाल का नवाब बनाया था? तो वो था वेंसीस्टार्ट। अब आता है मीर कासिम।
यह बंगाल का एक योग्य नवाब था, लेकिन इसने भी नवाबी का पद अंग्रेजों से मिलकर ही प्राप्त किया था। नवाब बनने के बाद इसने अंग्रेजों को वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर नामक जिले की जमींदारी या भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। इससे यानी जब मीर कासिम नवाब बनता है तो इसके द्वारा अंग्रेजों को वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर नामक जिले की जमींदारी या भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिलता है। इसी ने अंग्रेजों को असम के प्रसिद्ध सिलहट जिले के प्रसिद्ध चूने का व्यापार 50% हिस्सा अंग्रेजों को दिया। इसी के द्वारा असम के प्रसिद्ध सिलहट जिले में प्रसिद्ध चूने के व्यापार का 50% हिस्सा अंग्रेज को दे दिया। इसके पूर्व 24 परगना जिले की जमींदारी अंग्रेजों को मीर जाफर ने दे चुका था। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर को बनाया था, क्योंकि मुर्शिदाबाद अंग्रेजों के षड्यंत्र का अड्डा बन चुका था। मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक हथियार देने के लिए मुंगेर से तोड़दार बंदूक का कारखाना लगवाया। मुंगेर में तोड़दार बंदूक का कारखाना लगवाया मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक तरीके से तैयार करने के लिए। मीर कासिम द्वारा अपनी सेना को आधुनिक तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए जर्मनी के सेना नायक वाल्टर रीनहार्ड को लगाया था। इसे समरू के नाम से भी जाना जाता है। इसे इतिहास में समरू के नाम से भी जाना गया। वाल्टर रीनहार्ड जर्मन का सेना नायक था। इसी के द्वारा मीर कासिम ने अपनी सेना को आधुनिक तौर पर प्रशिक्षित कराने के लिए लगाया था। मीर कासिम के समय में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक अधिकार पत्र या दस्तक का दुरुपयोग करना बढ़ा दिया। तत्पश्चात मीर कासिम ने मना किया, लेकिन इंग्लैंड जो था वो माना नहीं। फलतः मीर कासिम ने अंग्रेजों के पटना कोठी के ऊपर आक्रमण कर दिया। यही घटना जो हुआ इसी से बक्सर के युद्ध का कारण बनी। जब अंग्रेजों के पटना कोठी पर मीर कासिम ने आक्रमण कर दिया तो यह घटना जो है ये बक्सर के युद्ध का कारण बन गई। यह घटना बक्सर युद्ध का कारण बनी थी। तब आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हम लोग पढ़ लेंगे, जिसका समय काल था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। बक्सर आधुनिक बिहार का एक जिला था। बक्सर जो था इस समय जो बिहार है उसी का एक जिला था। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने, जबकि दूसरे पक्ष में उत्तर भारत की संयुक्त शक्तियां शामिल थीं, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और भारत का मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड शामिल था। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लगभग 7200 सैनिक और भारतीयों की तरफ से लगभग 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक ने भाग लिया। परिणाम, इस युद्ध के हमें कई क्षेत्रों में परिणाम देखने को मिलते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में अब अंग्रेज बंगाल में स्थापित हो गए थे। राजनैतिक क्षेत्र में अगर हम लोग देखें इसका परिणाम, तो जो अंग्रेज थे वो बंगाल में स्थापित हो चुके थे। बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था। यह अंग्रेजों की आधुनिक फौज की विजय थी।
आधुनिक फौज की विजय थी। फलतः कहा जाता है कि बक्सर की विजय ही प्लासी के विजय पर मोहर लगाई थी। इस युद्ध के बाद बंगाल में प्रशासनिक प्रभाव भी देखने को मिला था। अंग्रेजों ने बंगाल में प्रशासन को चलाने के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था बनाई। बक्सर युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था चलाया गया। इस युद्ध का बंगाल के समाज यानी बक्सर का जो युद्ध हुआ था, यह बंगाल के समाज और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। अब द्वैध शासन के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल में लूटपाट के युग की शुरुआत भी कर ली थी। लूटपाट के युग की शुरुआत द्वैध शासन के माध्यम से किया था। इसके बाद आता है क्लाइव की पुनः वापसी और प्रयागराज की संधियां। रॉबर्ट क्लाइव की पुनः वापसी और प्रयागराज की संधियां। वर्ष 1757 से 1760 ईस्वी के बीच बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव स्थापित था, लेकिन 1760 में ही यह लंदन वापस चला गया। लेकिन जब बक्सर को अंग्रेजों ने जीता, तब क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर 1765 ईस्वी में पुनः आया। तो इसके द्वारा प्रयागराज की प्रथम संधि होती है। फिर इसमें प्रथम संधि जो होती है ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रयागराज की प्रथम संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को यह संधि क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुई थी। इस संधि के द्वारा मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा से भू राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। इसी के द्वारा अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को अपने अधीन बादशाह बनाकर प्रयागराज के किले में रखा। प्रयागराज किला जो वहाँ पर अकबर का किला है उसमें रखा और इसे राज करने के लिए प्रयागराज और वाराणसी के बीच में स्थित कड़ा और इलाहाबाद का किला दिया। यह क्षेत्र अंग्रेजों ने अवध के नवाब से लेकर दिया था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपया पेंशन भी दिया। 26 लाख रुपया पेंशन भी दिया। इसके बाद आता है प्रयागराज की द्वितीय संधि, जो कि 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को होती है। प्रथम संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 में और 4 दिन बाद प्रयागराज की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। इसके द्वारा अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेजों ने लेकर मुगल बादशाह को दिया था। इसी के द्वारा अवध के नवाब से गाजीपुर और वाराणसी को लेकर राजा बलवंत सिंह को दिया गया। यह अंग्रेजों की संरक्षिता में, जबकि अवध के नवाब के अधीन राजा बने थे। इसी के बाद आता है द्वैध शासन। बक्सर में विजय के बाद क्लाइव ने 1765 में बंगाल का प्रशासन सीधे अपने हाथों में ना लेकर द्वैध शासन के द्वारा स्थापित किया या शासित करना शुरू किया। द्वैध शासन में अंग्रेजों ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथों में रखा
जबकि इस क्षेत्र में राजस्व वसूलने के लिए राजस्व या निजामत का अधिकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा के उप सूबेदारों को दिया। द्वैध शासन के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल में लूटपाट के युग को शुरू किया, जिसका आधार बंगाल के ऊपर नकारात्मक रूप से पड़ा जिसका असर बंगाल के ऊपर नकारात्मक रूप से पड़ा। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप आधुनिक भारत का पहला अकाल 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़ा था। इसीलिए बुद्धिजीवियों ने द्वैध शासन की आलोचना की थी। बंगाली इतिहासकार के.एम. पडिक्कर महोदय ने कहा कि 1765 से 1772 का द्वैध शासन का काल डाकुओं का काल था, जबकि इतिहासकार परसिबल स्पीयर महोदय ने कहा कि यह काल लूटपाट का काल था। इसीलिए वर्ष 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो द्वैध शासन को सबसे पहले किसने समाप्त किया? तो अतः बंगाल में सबसे पहले कौन समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 ईस्वी में। याद रहे, एग्जाम में पूछता है। नोट यहाँ पे एक है, देखिए, क्लाइव चाहता तो बंगाल में द्वैध शासन को ना लागू करके यहाँ के शासन को सीधे अपने हाथों में ले सकता था, परंतु उसके पास इस क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए अनुभवी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कमी थी। उसे यह भी अंदाजा था कि उसके विरोध में भारत और यूरोपीय कंपनियां हो सकती हैं। आज का हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बंगाल के द्वैध शासन का बंगाल के सभी क्षेत्रों में दुष्परिणाम देखने को मिला था। इतिहासकार J.N. सरकार ने स्वीकार किया कि 23 जून 1757 ईस्वी को मध्यकालीन भारत की समाप्ति हो गई, जबकि इसी दिन से आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। कब? इतिहासकार थे J.N. सरकार, इनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि 23 जून 1757 ईस्वी को मध्यकालीन भारत की समाप्ति हो गई, जबकि इसी दिन मतलब 23 जून 1757 को आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। इनका मानना था कि मध्यकालीन भारत की लगभग सभी स्थितियां यहीं से समाप्त हो जाती है। अब राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला। हालांकि अन्य इतिहासकारों ने J.N. सरकार के बात को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि 1757 में प्लासी के विजय के बाद भी मध्यकालीन भारत के सभी परंपराएं विद्यमान रहीं। इस तरह घटना विशेष को स्वीकार करके यह मानना बड़ा कठिन है कि 1757 में ही मध्यकालीन भारत के युग की समाप्ति और आधुनिक भारत के युग का प्रारंभ हुआ। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमें प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कई परिवर्तन देखने को मिला था, जो आधुनिक भारत के प्रारंभ होने का संकेत तो था ही। यानी जब हमारा प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध के होने के बाद जो हमें परिवर्तन देखने को मिला, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय से ही भारत में
आधुनिक भारत के प्रारंभ होने की संकेत या अंदाजा हो गया था। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था दोस्तों, ये यहीं पर समाप्त होता है, यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।